series. So our next question is, the far point of a myopic person is 80 centimeter in front of the eye. किसी भी मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट कितना है? 80 सेंटीमीटर. अब हम सबको पता चाहिए कि हमारी जो नॉर्मल विजन में नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर. फार पॉइंट कितना होता है? 80 इंफिनिटी. पर इस इंसान का इंफिनिटी से फार पॉइंट उठ के कहां पे आ चुका है? 80 सेंटीमीटर पे. दैट मीन्स मायोपिया. हम यही बात करते हैं ना, जिसके अंदर नियर पॉइंट तो ठीक रहता है पर दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखता. अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या है? We have to find out the nature and the power of the lens required. हमें लेंस का नेचर भी बताना है और लेंस का पावर भी बताना है. सीधी बात है बेटा, लेंस फॉर्मूला हमने पिछले चैप्टर में भी किया था. 1/v. The formula of the lens is, इस क्वेश्चन को देखेंगे जल्दी से. लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था? लेंस फॉर्मूला किया था और मिरर फॉर्मूला किया था. तो इसी की जैसे ही हमको भी ये क्वेश्चन करना है बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला एंड द मिरर फॉर्मूला. आई होप सो कि सभी को अपने इक्वेशंस में जो भी हम टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, व्हाट इज v, व्हाट इज u, व्हाट इज f, ये सब चीजें हर किसी बच्चे को याद होनी चाहिए. क्योंकि अगर यही याद नहीं है और हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो याद नहीं है, तो ये क्वेश्चंस कर पाना किसी भी बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है. तो अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं, याद है सभी को कि u किस में पॉजिटिव होता था? u किस में पॉजिटिव होता है? हाँ, किसी में नहीं होता. u इज ऑलवेज नेगेटिव. क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है? अगेंस्ट रखा जाता है. किसके? डायरेक्शन ऑफ लाइट के. अगर हम बात करते हैं v की, अब v का केस पॉजिटिव भी हो सकता है और v का केस नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव होगा तो हमेशा इमेज कैसी होगी हमारी? वर्चुअल और इरेक्ट. और जब कभी भी v हमारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा, तो हमारी इमेज कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड. मिरर के लिए जो हमारा फॉर्मूला था वो था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. अब तीसरी चीज आ गई हमारी फोकल लेंथ की. फोकल लेंथ किस में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है, वो हम बताएंगे हमारे लेंस से. दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज आवर कॉनकेव लेंस. अब इस केस में फोकल लेंथ हम यहाँ मेजर करते हैं, तो दैट मीन्स लाइट की डायरेक्शन भी यही है, फोकल लेंथ भी यहीं पर है, तो यानी कि यहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव. इस केस में हमारी जो फोकल लेंथ हम मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, वो यहाँ मेजर करते हैं, तो दैट मीन्स लाइट इधर जा रही है, फोकल लेंथ इधर है, तो एफ नेगेटिव. अब जब कभी भी हमारा क्वेश्चन करेंगे, अगर तो हमारा क्या आ रहा है? फोकल लेंथ पॉजिटिव. क्या आ रहा है? पॉजिटिव. दैट मीन्स कौन सा लेंस यूज हुआ? कॉन्वेक्स. फोकल लेंथ नेगेटिव आया तो कौन सा लेंस यूज हुआ? कॉनकेव. अब इस क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कीजिए बेटा. 1/v माइनस 1/u. अब जब बात कर रहे हैं कि उसकी जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है? 80 पर. बननी कहां चाहिए थी? इंफिनिटी पर. सो 1/80. अगेन अब क्वेश्चन अराइज होता है, हमारी आई के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो इसलिए v की वैल्यू वहां पर क्या रहती है? हमेशा नेगेटिव. अभी बताया था रियल इन्वर्टेड होगी तो v की वैल्यू नेगेटिव. माइनस, और फार पॉइंट होना कितना चाहिए था? इंफिनिटी पे होना चाहिए था. बिल्कुल सही. इज इक्वल टू 1/f. अब सॉल्व करो बेटा इसका. 1/80 वो भी नेगेटिव का, माइनस किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो 0, 1/f. यहाँ से माइनस 1/80 इक्वल 1/f. f की वैल्यू आती है हमारे पास माइनस 80 सेंटीमीटर. क्या की वैल्यू हमारे पास? माइनस 80 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ नेगेटिव है बेटा, फोकल लेंथ नेगेटिव, तो यानी कि कौन सा लेंस यूज होगा? कॉनकेव. मायोपिया को करेक्ट करने के लिए वी हैव टू यूज द लेंस व्हिच इज कॉनकेव. नेचर समझ आ गया हमें? जो पहली चीज पूछी थी, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड? कॉनकेव. व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड? पावर का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू 1/f. अब एक चीज याद रखना बेटा, ये फॉर्मूला तब तक है जब आपका f किस में दे रखा है? मीटर में. किस में दे रखा है? मीटर. पर यही अगर फॉर्मूला मुझे वैसे यूज करना है सेंटीमीटर में, तो पावर का फॉर्मूला 100/f. जब फोकल लेंथ किस में होगी? हमारी सेंटीमीटर में. चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं. P इज इक्वल टू 100/80, वो भी किसका? नेगेटिव का. कैंसिल आउट करो. P इज इक्वल टू माइनस 5/4, दैट इज माइनस 1.25 डायोप्टर. सो इतनी पावर का लेंस चाहिए उस पर्सन को, ताकि उसका फार पॉइंट जो 80 सेंटीमीटर पे आ चुका है, वो फार पॉइंट कहां पहुंच जाए? इंफिनिटी पर.
कैसा लेंस? कॉनकेव, पावर कितनी? -1.25 डायोप्टर। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे एक बार देख लीजिए हमने क्या करा। सबसे पहले लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले के लिए देखा कि कॉन्वेक्स लेंस है हमारी जो ह्यूमन आई के अंदर है, तो उसके लिए वी की वैल्यू नेगेटिव। इन्फिनिटी कहाँ पे, यू कहाँ पहुंचाना है हमें? इन्फिनिटी पर पहुंचाना है, तो -1/80 -1/infinity, तो -1/80 -1/infinity, किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो 0 इज इक्वल टू 1/f। देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बारी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। बेटा ऐसे क्वेश्चन पर सीधा सीधा एक तरीका देख लो। सबसे पहले एक नॉर्मल आई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। एक नॉर्मल जो हमारी आई का स्ट्रक्चर जाता है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। कभी भी ये जो ब्लाइंड स्पॉट है कभी भी रेटिना के पीछे नहीं जाएगा, सॉरी लेंस के कभी भी पीछे नहीं जाएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा। अब एक नॉर्मल आई के केस में होता क्या है बेटा, अगर हम बात करें कोई भी फार लाइट आ रही है तो वो कहाँ कन्वर्ज होती है? रेटिना पर। कोई भी लाइट अगर नियर पॉइंट से आ रही है, मान लेते हैं नियर पॉइंट से कोई नियर ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, तो वो भी कहाँ कन्वर्ज होती है? ऑन टू द रेटिना। इट विल गो एंड कन्वर्ज ऑन द रेटिना। बट कई डिफेक्ट्स केस में जैसे कि मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया केस में लाइट रेज रेटिना पे कन्वर्ज होने की बजाय कहाँ कन्वर्ज होती है? आइदर बिहाइंड द रेटिना और इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो अगर हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की, तो हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। hypermetropia is also known as far sightedness, जिसके अंदर दूर के ऑब्जेक्ट तो क्लियरली विजिबल है पर पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं है। होता क्या है बेटा इस केस में, देखिए अगर हम हाइपरमेट्रोपिक आई बनाते हैं एक, तो यू विल ऑब्जर्व कि जो लाइट रेज नियर बाय ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, सो रादर देन कन्वर्जिंग इन फ्रंट ऑफ द या ऑन टू द रेटिना, द लाइट रेज कन्वर्ज बिहाइंड द रेटिना। लाइट रेज कहाँ कन्वर्ज हो रही है? बिहाइंड। तो यानी कि जो हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है इसकी कन्वर्ज करने की पावर क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। तभी तो ये कन्वर्ज नहीं कर पा रहा। वो कन्वर्जेंस कहाँ हो रही है? बिहाइंड द रेटिना। और हमें कन्वर्ज करना कहाँ था? ऑन टू द रेटिना। तो हम क्या करेंगे इसकी हेल्प के लिए, व्हाट वी विल डू इज फॉर इट्स हेल्प हम हमारी आई को एक और कॉन्वेक्स लेंस प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि आंखों के आगे एक और लेंस, हम स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, चश्मे यूज करते हैं बेटा। चश्मों में क्या होता है? लेंस होता है। अब कौन सा लेंस यूज करना है यहाँ पर हमें? कॉन्वेक्स। अब होगा क्या, जो लाइट रे आई यहाँ पर, अब जो हमारी आई उसको कन्वर्ज नहीं कर पा रही थी, पहले से ये कॉन्वेक्स उस लाइट को क्या कर देगा? थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा। और अब ये लाइट रेस कहाँ कन्वर्ज हो जाएंगी? ऑन टू द रेटिना। तो जो हमारी आई नहीं कर पा रही थी, हमारा लेंस नहीं कर पा रहा था, हमने उसको एक एडिशनल लेंस प्रोवाइड करके क्या कर दिया? करेक्ट कर दिया। अब इससे हुआ क्या, अब जो लाइट रे आई तो दूर से थी, मान लेते हैं ये इसका हाइपरमेट्रोपिक विजन था कि ये यहाँ की लाइट को कन्वर्ज। अब हुआ क्या कि ये ऐसा विजिबल होगा कि ये कहाँ से आ रही है? थोड़ी सी और पास से आ रही है। तो दिस इज आर न्यू इमेज या न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या हो जाएगा हमारा? ये न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाइपरमेट्रोपिक विजन दूर थी, हमने करेक्ट करके उसको कहाँ ले आए? पास में ले आए। कहाँ पे ले आए? पास में। So this is how hypermetropia is corrected by using a convex lens। और एक चीज और मेंशन करनी है बेटा इसमें, ऑफ suitable power by using a convex lens of suitable power। यानी कि जिस पावर की हमें कमी है, जितना ये लेंस उसको पीछे कन्वर्ज कर रहा था भाई उतना ही तो आगे करोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि ये कर तो बेचारा थोड़ा सा ही पीछे रहा था। अगर मान लो हम इस डायग्राम में देखें, ये कर तो सिर्फ इतना से ही दूर रहा था और मैं आगे एक ऐसा लेंस लगा दूं उसकी पावर बहुत ज्यादा है, तो वो लाइट रेज रेटिना पे कन्वर्ज होने की बजाय कहाँ आ जाएगी? और बिफोर द रेटिना आ जाएगी। तो यानी कि जितनी पावर का हमें लेंस चाहिए उतनी ही पावर का हम लेंस यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, ये डायग्राम प्लीज रखना बेटा। एक जो करेक्ट नॉर्मल आई का, सेकेंड हाइपरमेट्रोपिक आई का, लिख देते हैं हम यहाँ पर। दिस
is for the normal vision. This is for hypermetropic eye. Hypermetropic eye, and this one, this complete diagram is for the correction of hypermetropia. क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया? Assume that what is the power of the lens required to correct this defect if the near point is 1 मीटर. अब उसने पूछा कि ये जो हम लेंस अभी बात करते हैं सुटेबल पावर का, भाई कितना होना चाहिए अगर नियर पॉइंट कितना है 1 मीटर, यानी कि उसकी जो इमेज बन रही है वो बन रही है एट 1 मीटर. क्या बन रही है? 1 मीटर पर. हम चाहते थे कि वो बन कितने पे जाए? 25 सेंटीमीटर पर. तो भाई कितना यूज करें? अगेन यूज द लेंस फॉर्मूला, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल 1 बाय एफ. वी यहाँ पर नेगेटिव रहेगा. चलिए देखो, यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ मीटर. एक काम करते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 100. सो दिस इज माइनस 1 बाय 100 माइनस यू. हमेशा इन एवरी केस यू विल बी नेगेटिव, तो इस केस में भी यू को हम नेगेटिव रखेंगे. माइनस 1 बाय 25 इक्वल 1 बाय एफ. सो माइनस 1 बाय 100 प्लस 1 बाय 25 इक्वल 1 बाय एफ. तो हमारे पास था माइनस 1 बाय 100 plus 1 by 25 equal 1 by f. LCM would be 100 minus 1 plus 4 1 by f, that will be minus positive 3 by 4 1 by f. यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारे पास 3 अपॉन 100. तो f की वैल्यू आ गई 100 अपॉन 3. फोकल लेंथ कैसी आ गई हमारी? पॉजिटिव. तो आप खुद समझिए, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है मेरी तो कौन सा करेक्टिव लेंस होगा? वो कॉन्वेक्स लेंस. तो हमारे न्यूमेरिकल ने भी और हमारे डायग्राम ने भी, दोनों चीजों ने आपस में एक दूसरे को कोरिलेट कर दिया, करेक्ट प्रूव भी कर दिया. सो यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे बेटा? कॉन्वेक्स लेंस. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Why is a normal eye not able to clearly before the objects placed closer than 25 सेंटीमीटर? अभी मैंने बताया था कि किसी भी नॉर्मल आई का जो हमारा नियर पॉइंट होता है दैट इज 25 सेंटीमीटर. क्या होता है? 25 सेंटीमीटर. क्योंकि ये ही वो इकलौता डिस्टेंस है बेटा जहां पर जो हमारी लाइट रेज होती हैं दे फोकस ऑन रेटिना. ये वो मिनिमम पॉइंट है बेटा जहां पर लाइट रेज किस पे फोकस कर रही है? रेटिना पे फोकस कर रही है. अगर इससे कहीं भी आपने पास, अब होता है जनरली अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं बेटा, अगर मैं अपनी बात भी करूं तो वी हैव अ नॉर्मल विजन कि यहां तक है तो द इमेज इज क्लियर. बट जैसे ही आप इसको पास लेके आओगे द विजन विल बिकम ब्लरी. क्यों? क्योंकि अब जो लाइट रेज, इसकी जो इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पर, अब वो रेटिना पे ना बनकर कहां बनेगी? बिहाइंड द रेटिना. जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूं, दिस इज आवर ह्यूमन आई. मान लेते हैं दिस इज द नियर पॉइंट. यहां से जो लाइट आ रही है बेटा वो तो इसने कन्वर्ज कर दी, बट अगर और पास आ गई तो अब लाइट रेज को कन्वर्ज होने में ज्यादा टाइम लगेगा एंड दे विल गो बिहाइंड द रेटिना. तो इफ विल ब्रिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर द लाइट रेज विल कन्वर्ज बिहाइंड द रेटिना एंड द इमेज विल नॉट बी सीन प्रॉपरली. क्योंकि इससे ज्यादा हमारे आई लेंस की कैपेबिलिटी नहीं है. हम सबको पता था कि ये जो आई लेंस होते हैं वो सीलियरी मसल्स के थ्रू होल्ड होते हैं. देन वी हैव सस्पेंसरी लिगामेंट्स. तो भाई लिगामेंट्स भी कितना खींचेंगे उसे, कितना खींच खींच के ले आएंगे, कितना उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, जितनी उनकी कैपेबिलिटी है उतना ही करेंगे. इसके बाद उनकी कैपेबिलिटी क्या हो जाती है? खत्म. सो आफ्टर दिस द लाइट रेज विल फॉर्म या कन्वर्ज बिहाइंड द रेटिना. लाइट रेज विल कन्वर्ज बिहाइंड द रेटिना. ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ कि क्यों नहीं कर सकते हम. चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई हो गया हमारा क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई छोटे होते कहानी सुनते थे ना कि तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं. भाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोएम सुनते हैं ना बचपन में. भाई स्टार्स ट्विंकल करते ही क्यों है? जरा आप ये सोचते हैं. इस बात को समझने के लिए आपको एक वर्ड सीखना पड़ेगा. द वर्ड इज एटमॉस्फेरिक
रिफ्रैक्शन, the word that we are going to study is atmospheric refraction. इस केस में होता क्या है बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, कि जब हम अर्थ की बात करते हैं बेटा, अर्थ के सराउंडिंग जो ये लेयर है, दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर के विदिन भी, इस एटमॉस्फेयर के विदिन भी क्या है, बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स है। मैसेज में पढ़ते हैं ना, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स है। अब इन सभी लेयर्स के अंदर पार्टिकल्स भी क्या है, डिफरेंट है। तो यानी कि एट एवरी लेयर, हर एक लेयर पर जो मीडियम है, यानी कि जो पार्टिकल्स है बीच में, वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अब हम सबको पता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, जब हम नॉर्मल एयर की बात करते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट डिफरेंट मीडियम्स के अंदर ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, ये क्या करती रहती है, वेरी करती है, चेंज करती है। तो अब जब इतनी सारी लेयर्स है, तो यहाँ पर भी स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगी, वेरी करेगी। अब जब स्पीड ऑफ लाइट वेरी होगी, तो इसका पाथ भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट आने के बजाय द पाथ विल बेंड। जो लाइट स्ट्रेट आनी चाहिए, जैसे मान लेते हैं ये एक स्टार है एंड दिस इज द सरफेस, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट विजिबल, कोई पर्सन इसको देख रहा है स्टार्स को, तो होगा क्या, लाइट रे सीधी आने के बजाय इट विल बेंड, इट विल समवट बेंड। और उस ह्यूमन बीइंग को क्या अपीयर होगा, दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस, जबकि उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या थी, यहां पर थी, और उसको अपीयर क्या होगा, यहां पर। और ये सिर्फ एक बार नहीं है, जब वो लाइट डिफरेंट एंगल से आएगी, अब मान लो इस यही लाइट अगर इस एंगल से आती, तो अब क्या अपीयर होता, द स्टार इज एट दिस पॉइंट। यानी कि डिफरेंट लाइट रेज की वजह से उस स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन है वो हमको पता नहीं लगेगी, उसकी पोजीशन क्या होती रहेगी, चेंज। The real position and the apparent position of the stars will vary. Real position कुछ और है और apparent position कुछ और मिलेगी हमें, and this phenomena is known as atmospheric refraction. तो इसी वजह से प्लांट जो हमारे स्टार्स हैं, उनकी पोजीशन क्या होती रहती है, चेंज, and this phenomena is known as twinkling of stars. बिकॉज एक टाइम पे हमें उस स्टार की पोजीशन कुछ और दिखेगी और दूसरे टाइम पे उस स्टार की पोजीशन कुछ और दिखेगी। Hence this is known as twinkling of stars. अब इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है कि प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते, रीजन बिकॉज ऑफ देयर डिस्टेंस। प्लैनेट्स जो हैं दे आर मच क्लोजर, जितने पास है उतनी ही रिफ्लेक्शन कम होती है और इनका हमें ट्विंकलिंग अपीयर नहीं होती। सो दिस इज द रीजन व्हाई स्टार्स ट्विंकल। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे, एक्सप्लेन, वही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन बात करी, सबसे पहली बात, इनका जो डिस्टेंस है is much less than stars। क्योंकि इनका डिस्टेंस बहुत ही कम है स्टार से, तो लाइट को उतना पाथ ही ट्रेवल नहीं करना जिसमें वो बेंडिंग ऑफ लाइट शो कर सके, और अगर बेंडिंग नहीं होगी लाइट की, तो वहां पर उसकी ट्विंकलिंग भी अपीयर नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। और क्योंकि ये पास है, तो इनका साइज भी हमें क्या दिखता है, बड़ा दिखता है, और साइज बड़ा दिखता है, तो इसलिए उनकी रियल और एपरेंट पोजीशन के अंदर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। Now, the last question of this is explain why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut। सीधी सी कहानी है बेटा, देखो, क्योंकि जब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉट्स की, तो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं दे आर इन द आउटर स्पेस। आउटर स्पेस के अंदर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, आउटर स्पेस के अंदर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लाइट को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके, स्कैटर कर सके, या फिर उसको कहीं पर भी बेंड कर सके। अब जब लाइट स्कैटर ही नहीं होगी, देयर विल बी नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब जब कोई स्कैटरिंग ही नहीं हो रही, जब उसकी ट्रांसमिशन ही नहीं हो रही, तो हर एक ऑब्जेक्ट उसको क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। ब्लू हमें क्यों दिखता है सिर्फ, ये बात याद रखना हमेशा, क्योंकि जब हम बात करें व्हाइट लाइट की, जैसे ही सन से व्हाइट लाइट हमारी तरफ आती है, अब व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। अब क्योंकि 7 डिफरेंट कलर्स की लाइट है और उसमें से
जो ब्लू कलर होता है, हमें पता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब भी अगर हम बात करते हैं ओवरहेड, जब सन हमारा ओवरहेड होता है तब व्हाइट दिखता है क्योंकि परपेंडिकुलर लाइट आ रही है। उसके अलावा जो ब्लू कलर होगा दैट विल स्कैटर अलॉट, ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्प्रेड होगा। अब क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है इसलिए हमें ब्लू कलर सबसे ज्यादा विजिबल होता है। दैट इज व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू टू अस, बट इन द आउटर स्पेस जहां पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन भी नहीं होगी, और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो उस केस में जो हमें लाइट है या जो स्काई है वो कैसा अपीयर होगा, ब्लैक अपीयर होगा एज कंपेयर टू ब्लू। So this was your NCERT exercise of this chapter, Human Eye and the Colorful World. I hope so कि अब तक की सीरीज के अंदर हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, अब ये 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, अब सिर्फ 3 चैप्टर्स बचे हैं तुम्हारे सिलेबस के। एंड आई होप सो कि इन सभी चैप्टर्स की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में किसी न किसी फॉर्म के अंदर आ सकते हैं। सो डू वॉच ऑल द वीडियोस और अपनी प्रिपरेशन को इन एनसीईआरटी एक्सरसाइज से और ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर से बता रहा हूँ, कोई डाउट है कहाँ पे लिखना है? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में। और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब टू मोमेंटम क्लासेस रोहतक यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच बेटा।